अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोवल के सेकंड लास्ट पार्ट की। सोवल के सेकंड लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आजकल शहरीन की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी, उसकी अव्वलीन चाहत, उसकी बीवी। लेकिन अब उसका बदलता रवैया, रात को देर तक पार्टीज में रहना। वो अपने ध्यान में था जब एक बड़ा सा डॉलर ज़ोर से हॉर्न मचाता उसके पास से गुजरा था। गाड़ी इधर उधर लहराई थी। वो एकदम होश की दुनिया में आता सिरत से गाड़ी को संभाल गया था। सच तो ये था कि यूनिवर्सिटी के दौर में उससे शहरीन को प्रपोज किया था। उसे पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी। फिर यूनिवर्सिटी के ख़त्म होने के कुछ साल बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। शादी के 9 महीने सुकून से गुजरे थे। वो अपनी मोहब्बत को पाकर खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द समझने लगा था। लेकिन 9 महीने के बाद शहरीन के बदलते एतवार उसे परेशान किए हुए थे। शहरीन का वाज़ेह तौर पर गर्देसी की तरफ झुकाव उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो बेगैरत नहीं था कि अपनी बीवी के किसी गैर मर्द से बढ़ते ताल्लुकात को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत भी करता था। वो चाहता था वो सब छोड़कर फिर से पहले जैसी हो जाए। वो कभी भी उससे कुछ नहीं पूछेगा। व्हाट्सएप पर एक साथ 2-3 मैसेजेस ने उसे फिर से ख्यालों की दुनिया से निकाला था। उसने मोबाइल उठाया था। उसके दोस्त का मैसेज था। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही वो पत्थर का हुआ था। उसकी महबूब बीवी, जिसे वो अब भी माफ़ करने को तैयार था, गर्देसी की बाहों में झूल रही थी। गाड़ी पर से उसका कंट्रोल पूरी तरह ख़त्म हुआ था। नतीजतन उसकी गाड़ी सामने आते बड़े से ट्रॉलर से टकराई थी। उसे होशो खरूश से बेगाना होने में कुछ ही सेकंड लगे थे। ड्राइवर की मौजूदगी के बायस उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से बाज रखा था। लेकिन बुआ को सामने देखकर वो टूट कर भी खड़ी थी। उनकी आगोश में मुंह छुपाए वो तड़प तड़प कर रो देती, बुआ वो सिर्फ मेरे मोहसिन है। अब मुझे क्यों वो रास्ता दिखा रही है जिस पर चलकर मेरी रूह तक जख्मी होने लगी है। मुझे अपने दिल को समझाने दे बुआ, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। वो कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे बुआ। मैंने खुद सिर्फ उनसे उनसे उनका नाम मांगा था। बुआ मेरा अपना दिल बेईमान करने लगा है बुआ। मैं क्या करूं बुआ? वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी। बस बिटिया बस। बुआ उसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं ऐसे ही सारी ज़िंदगी उनको देखते देखते गुजार दूंगी, लेकिन उनकी बेरुखी मुझे मार देगी बुआ, मार देगी। दिल का दर्द लावा बनकर आज बह निकला था। हमारा बच्चा ऐसे नहीं था। हमारे हंसने बोलने वाला बच्चा। हम दिल से चाहते हैं वो तुम्हारे साथ फिर से जिए। दिल से हंसे बोले पर क्या करेंगे नसीब। वो उसे गले से लगाती खुद भी रो दी थी। उसको कुछ वक़्त दो बिटिया, अल्लाह करम करेगा हमारे बच्चों पर। बस वो थोड़ा सा आजमाता है। वो आजमा कर देखता है कि कौन उसे कहता है कि तू ऐसे राज़ी, मैं भी ऐसे ही राज़ी। बुआ की तसल्ली उसके दिल पर फवार बनकर बरस रही थी। मुआज़ फ़ारूक की ज़िंदगी में पाई जाने वाली दोनों हस्तियाँ उस वक़्त उसके गम में तड़प रही थी। एक उसकी मोहब्बत और चाहत के हसूल के लिए, तो दूसरी उसकी खुशियों के लिए। और मुआज़ फ़ारूक जिसकी दर्द पर किस्मत फिर से मेहरबान होने लगी थी, इस बात से बेखबर आज खालिस अपनी मोहब्बत में धड़कते दिल को बेदर्दी से तोड़ बैठा था। उन दोनों ने फ़िलहाल से उसे उसके हाल पर छोड़ा था। और उस दिन के बाद से वो बुआ के साथ सोने लगी थी। ना बुआ ने कुछ पूछा, ना मुआज़ ने उसे कुछ कहा। दिन बेकैफ गुजर पे थे। कुछ दिनों से उसकी तबीयत बोझल बोझल लग रही थी। वो नज़रअंदाज करती रही थी। बुआ की ज़ेरनक निगाहों से उसकी तबीयत छुपी नहीं रह सकी थी। आज सुबह से उसके बुखार था और उसके ना करने के बावजूद उसे डॉक्टर के पास ले जाने पर आमादा कर पाई थी। शाहद के बेटे की तबीयत ख़राब थी, उस वजह से वो आज कल छुट्टी पर था। आज इत्तेफाकन वो जल्दी घर आ गया था। मजबूरन बुआ को उसे कहना पड़ा था। वो बिना जाने की इस मूड में था कि उन्हें 10 मिनट में तैयार होने का कहकर अपने कमरे में चला गया था। आज इतने दिनों के बाद उसे सामने देखकर मुआज़ ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली थी। पीले कपड़ों में वो खुद भी कमलाई हुई सरसों का फूल लग रही थी। बुआ ने उसे अपने साथ पीछे बिठा दिया था। सारे रास्ते मुआज़ ने उसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में रखा, लेकिन आज वो उन नज़रों से बेखबर बुखार से निढाल बुआ के कंधे से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए थी। उसने गाड़ी इस हॉस्पिटल के गेट पर रोकी थी। उन दोनों के उतरने के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ाई थी। जब उसका मोबाइल बजा था, कॉल उसके मैनेजर की थी, जो कि बहुत अहम थी। गाड़ी के साइड पर रोककर वो कॉल सुनने लगा था। तो क्या समझी थी? तो हमारा मुंह काला करके अपने आशिक के साथ भाग जाएगी? हम तेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे? वो बुआ के सहारे धीरे धीरे चलती हॉस्पिटल की गेट की तरफ बढ़ रही थी जब कोई अचानक उसके सामने आया था। अदा अपने सौतेले भाई फ्याज को सामने देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकली थी। उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसने कलाई से थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा था। अदा की बच्ची, चल मेरे साथ, तुझे मौत के घाट में खुद अपने हाथों से उतारूंगा। बुआ की कमज़ोर गिरीफ से निकलती हुई उसके साथ जा लगी थी। छोड़ मुझे अदा, छोड़ मुझे बुआ। वो उसके शिकंजे में मचलने लगी थी। कमीनी जलील, तुझे शर्म नहीं आई यार के साथ? उसके से पहले कि वो उस पर हाथ उठाता, किसी ने उसका हाथ रोका था। बस
बॉस अब बस एक और लफ्ज़ नहीं तेरी ज़ुबान से ना निकले। रबील ने सर उठाकर सामने देखा था। आज भी वो दुनिया के सामने उसका मुहाफ़िज़ बनकर खड़ा था। न जाने कितने ही आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों से होते ही ज़मीन पर गिरते चले गए थे। तो उसका यार है, मैं दोनों को कारी करवा उससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, मुआज़ ने पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा था। उसके होंठों से खून का फव्वारा उबल पड़ा था। रबील ने अपना हाथ होंठों पर रखा था। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे थे। ए मियाँ बस करो। बुआ दहल कर आगे बढ़ी थी। बीवी है ये मेरी, भागा कर नहीं लाया था। पूछना उसके बेगारत माँ बहन से जो उसे तन्हा समुंदर पर छोड़कर भाग निकली थी। वो उसके गिरबान को झटका देकर बोला था। लोगों ने आगे बढ़कर मुआज को संभाला था, वरना वो उसको खून करने से भी दरेक न करता। राबील की आंखों के सामने उसका अक्स धुंधलाया था। उसे चक्कर आया था। बुआ उसे ना संभालती तो यकीनन वो गिर जाती। तुम दोनों झूठे हो। अपना गुनाह आपके मुआज के साथ 2-3 थप्पड़ों ने उसके तवासा की थी। लोगों के ने बमुश्किल उसे काबू किया था। उससे पहले कि मैं इसी वक्त तेरा काम तमाम कर दूं, दफ़ा हो जाए यहाँ से। और आइंदा मेरी बीवी के बारे में कोई बकवास की तो तुम्हारे साथ तुम्हारे गैरतमंद ख़ानदान की ईंट से ईंट बचा दूंगा। मुआज फ़ारूक के लहजे में ऐसा कुछ था कि वो उल्टे कदमों भागता हुआ वहाँ से गायब हुआ था। आज भी किसी मेहरबान की तरह उसने उसे उस ज़ालिम दुनिया से बचाया था। ये आखिरी सोच थी जो उसके दिमाग पर छाई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने हवास जवाब देते महसूस हुए थे। उस पर नजरें जमाए उससे पहले कि वो गिरती। बुआ के मतवजा करने पर वो उसे सहारा दे चुका था। अचानक बहुत अहम मीटिंग होने के सबब वो उसे एडमिट करवाने के बाद बुआ के बहुत बार रोकने पर भी वहाँ से चला गया था। बुआ, मैं अपना काबिल एतबार बंदा भेजता हूँ, आप लोग अकेले मत आइएगा। एक नज़र उसके बेहोश होते वजूद पर डालकर वो हॉस्पिटल से निकल गया था। उसे फौरी तौर पर ड्रिप लगाई गई थी। बुआ के शक को यकीन गुजरा था, वो उम्मीद से थी। उन्होंने फ़ौरन ही सदका देकर शुक्राने के नफल अदा किए थे। वो मुआज़ को एक खुशी की खबर खुद देना चाहती थी, इसलिए जैसे ही उसे होश आया उसने उसके भेजे के ड्राइवर के साथ वो उसे घर ले आई थी। कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैं उसको वहाँ छोड़ आई थी। वो फ्याज की काटन की कमीज इस्त्री कम कर रही थी। वह वेला ज़्यादा मचा रही थी। सही कह रहा था वो कमीना, तो उसे छोड़ आई थी। फ्याज ने उसे गुद्दी से पकड़ा था। वो अभी भी घर पहुँचा था। वो तो वैसे ही राबील को किसी के साथ देख कर और उसे ज़िंदा छोड़कर आने पर शोलों में जल रहा था। और अब सुम्मी के मुँह से निकले अल्फाज मुआज़ फ़ारूक के कहे की तस्दीक करके उसे मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर गए थे। वो आपे से बाहर होता उस पर झपट पड़ा था। अम्मा अम्मा बचा अम्मा। फ्याज ने उसे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। सुम्मी का हाथ गर्म इस्त्री पर लगा था। उसकी दिलदोज़ चीखों पर परवीन भागती हुई वहाँ आई थी। छोड़ फ्याज, मार देगा क्या उसको। परवीन उसके बेरहमाना गिरफ्त से सुम्मी को निकालने में बेसुध हुई थी। हाँ मार दूंगा मैं उसको, तू हट जा अम्मा। उसने परवीन को धक्का दिया तो वो ज़ोर से दरवाजे से जा रही थी। तेरा बेड़ा गर्क हो फ्याज। वो अपनी कमर और कोहनी सहलाती करा रही थी। सुम्मी हाल से बेहाल होती ज़मीन पर गिरी थी। जब उसने अपनी टांग उठाकर उसे मारनी चाहिए थी, सुम्मी को अपनी मौत नजर आई थी। लेकिन परवीन ने अपने दोनों हाथ आंखों पर रखे थे। होश कर फ्याज। जब पीछे से उसने नजीबुल्ला ने धक्का दिया था। पागल हुआ है। वह सुम्मी के पास बैठा उसे अपने बाजों में छुपाने लगा था। हट जा अब्बा, मार डालूंगा मैं उसको ये वहाँ समुंदर पर छोड़ आई थी। नजीबुल्ला के सुम्मी को तहफ़्फ़ुज़ देते हाथ वहीं साकित हुए थे। उसकी आंखों के आगे वो मासूम चेहरा, आंसू से भरी आंखें आई थी। सब कुछ वहाँ हवा में तहलील हुआ था। वो सुम्मी को छोड़कर आहिस्ते से खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सुम्मी की दर्द भरी चीखें, परवीन की गालियाँ, कोसने, सुम्मी का अब्बा अब्बा पुकारना और बिल्कुल बहरा हुआ था। अब्बा, उसे तो मैं ज़िंदा छोड़ आया हूँ, पर इसे नहीं छोड़ूंगा। उसे सुम्मी के सामने से हटता देखकर फ्याज फिर सुम्मी की तरफ तो बढ़ने को था जब परवीन भागती हुई बेटी के ऊपर गिरती उसे खुद में छुपा गई थी। नजीबुल्ला बेजान लाश की तरह खुद को सीटता हुआ दरवाजे तक पहुँचा था। मैं उसे ज़िंदा छोड़ आया हूँ, मैं पर इस घर में मज़ीद उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहा। जाहिद को अभी जाकर हाँ करता हूँ मैं। वो उन दोनों पर बम फोड़ता, स्त्री को ठोकर मारता घर से निकल गया था। अम्मा अब्बा अब्बा, मैं नहीं करूँगी अम्मा, मैं नहीं करूँगी उस जाहिद से शादी। अम्मा अब्बा से बोल, अम्मा अदा को समझा जा। वो सारे दर्द भूलकर उस नए खौफ से चीख रही थी। परवीन ने उसके जले हुए जिस्म को खुद में छुपाया था। दोनों माँ बेटी दहाड़े मार मार कर रो दी थी। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। उसने फैसल को अपने पसंदीदा कैफ़े में आने को कहा था। फैसला 1 हफ्ते पहले ही अमेरिका से लौटा था और अब कब से उसे मिलने के लिए बोल रहा था। पिछले 15 मिनट से वो उसका इंतज़ार कर रहा था और वो हमेशा की तरह लेट था। उसने उसको 2-4 सिलवाते सुनाने के लिए मोबाइल उठाया था। अहमी, आज 2 साल बाद किसी ने उसे उस नाम से पुकारा था। उसने बेख्तियार नजर उठाकर देखा था। वो अपनी पूरी हशर सामानियों के साथ उसके सामने खड़ी थी। चंद पल वो उसके चेहरे को देखता रहा था। क्या हुआ, क्या अभी तक मुझे भूल नहीं पाए? वो उसे यकटक खुद को देखते पाकर उसे एक अदास उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी।
भूलने के लिए किसी का याद आना ज़रूरी होता है। अजनबी इस्तेज़ाइया लहजा एक पल को मुकाबले के चेहरे के रंग उड़ा ले गया था। मुझे यकीन है तुम मुझे आज भी मिस करते होगे अम्मी। शहरीन लाइक के लहजे में 2 साल पहले वाला मान छलका था। भूली तो मैं भी नहीं तुम्हें नहीं हूँ। पल पल तुम्हें याद किया है मैंने। 2 साल बाद उसे देखकर शहरीन का दिल बेकरार हुआ था। वो आज भी इतना ही सहरंगेज शख्सियत का मालिक था। उसके चेहरे के तासरात एकदम पत्थर हुए थे। मुआज़ अहमद फ़रूक नाम है मेरा, वो मज़बूत लहजे में बोला था, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा ही अहम रहोगे। याद है मैं जब जब तुम्हें इस नाम से, उसकी आंखों से ही नहीं बल्कि लहजे से टपकती हसरत भी मुआज़ अहमद फ़रूक के सीने से की आग को ठंडा नहीं कर पाई थी। मैं दिल से उतरे लोगों का कब्रिस्तान में भी कब्रिस्तान भी अपने दिल में नहीं बनाता। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। अजनबी लहजा उससे पहले कि उठकर वहाँ से चला जाता। फैसल जल्दी से चलता हुआ उसके सामने आया था। सॉरी यार, बस देर हो गई। ये बीवी जैसी मखलूक के सामने हम शरीफ बंदों को अल्लाह ही बचाए। वो खुश इखलाकी से बोलकर उसके बगलगीर हुआ था। वो ज़ोर से हंसा था। उससे पहले कि फैसल कुर्सी खींचकर बैठता, वो एकदम खड़ा होता। फैसल कहीं और चलते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर माहौल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो अपना वायलेट लाइटर और गाड़ी की चाबी और सिगरेट का पैकेट उठाता बोला था, अरे यार ये तो तेरी फेवरेट जगह होती थी। फैसल ने उसके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। कभी कभी मोस्ट फेवरेट फीलिंग्स आपकी मोस्ट हेटेबल फीलिंग्स में तब्दील हो जाती हैं और हेट के फेस से निकलकर वो आपके लिए कुछ भी नहीं रहती। सिगरेट लबों में दबाता उसके पास से गुजर गया था। कुछ लोग जानते बूझते खुद पर अपने हाथों से किस्मत का दरवाज़ा बंद कर देते और यकीनन शहरीन लाइक का शुमार उन्हीं लोगों में होता था। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी वह न जाने क्यों चुप हो गई थी। उसे अनजानी फिक्रों ने हाल लिया था। फयाज का अचानक सामना, उसके खुद पर इल्ज़ाम उसे तोड़ गए थे। और ये खबर भूल जाओ बिटिया, वो बदबख्त अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। बुआ की तसल्ली भी उसकी परेशानी कम नहीं कर पाई थी। अल्लाह नेक बख्श सेहतमंद बुलाद अता फर्म करे, आमीन। अब देखना मुआज़ मियां कैसे खुशी से पागल होता है। उन्होंने उसकी पेशानी चूमकर उसे दुआ दी थी। उनकी दुआ पर वो बेख्तियार सिसकी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है बुआ, वो बहुत गुस्सा होंगे, मुझे पता है। वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। मैंने उनसे वादा किया था बुआ, ये रिश्ता सिर्फ नाम का होगा। बुआ अब क्या होगा? उसके दिल को करार नहीं आ रहा था। वो आने वाले वक्त का सोच कर रो दी थी। एलो बिटिया, मुआज़ मियां का कोई बच्चा है क्या? जो हुआ है उसकी मर्ज़ी से, अल्लाह के करम से हुआ है। कफ़रान नेमत नहीं करते बेटा, अल्लाह नाराज़ होता है। अब शाबाश, तो रकत शुक्राने के पढ़ो, अल्लाह ने खुशियों का रास्ता खोला है। वो उसका सर थपकर बोली, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो किसी अनहोनी के ख्याल से लरस रहा था। अल्लाह ने मेरे बच्चे के ऊपर करम किया है, वरना 2 सालों से हमने मियाँ को कभी हंसते नहीं देखा। हाय अल्लाह, बुआ के सीने से होक उठी थी, लेकिन फिर उन्होंने जैसे फ़ौरन से खुद को संभाला था। औलाद औरत की बहुत बड़ी ताकत होती है बेटिया, फिर वो मर्द कहीं नहीं जाता, हमेशा उसकी दर्द का हो जाता है। तुम देखना कैसे मुआज़ मियां बदलते हैं। उसकी खबर के बाद वो उसके बालों में उंगलियां फेरती उसे तसल्ली दे रही थी। बुआ 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था बुआ कि वो ऐसे पत्थर हो गए? वो एक दिन मेरी तरफ नरमी से देखते हैं तो अगला पूरा हफ्ता मुझसे भागते हैं। उस सवाल पर उसके बालों में चलता बुआ का हाथ रुका था। शहरीन लाइक उसे पहली नज़र में अच्छी लगी थी। उसकी पुरअसरार शख्सियत और बैकग्राउंड के बाद शहरीन को क्या तरास होता। दोनों जल्द ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के चंद साल बाद मुआज़ के बहुत ज़्यादा ज़ोर से देने पर वो शादी राज़ी हुई थी। वो अभी शादी जैसे बंधन में बांधना नहीं चाहती थी, लेकिन मुआज़ की मोहब्बत भरी ज़िद के आगे उसे हार मानना पड़ी थी। उसके बेबाक रंग ढंग देखकर बुआ कभी कभी उसे टोक देती थी, जो बज़ाहिर नागवार लगने के बावजूद वो मुआज़ की बुआ के लिए मोहब्बत देखकर छुपा लेती थी। लेकिन जब कुछ अरसे बाद बुआ दबे दबे अंदाज में मुआज़ की औलाद देखने का कहने लगी, यही शहरीन लाई की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। उसने अभी बच्चा पैदा करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। और फिर कुछ अरसे बाद शहरीन ने उसे अलग घर लेने को कहा था। वो मोतरज़ हुआ था, लेकिन बुआ के कहने पर चुप हुआ था। हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन वो बुआ से मिलने आता था। बुआ से देख देख कर होलती थी। हर गुजरते दिन के साथ वो बुआ को खुद से बेगाना कमज़ोर लगने लगा था। बुआ के सामने एक लफ्ज़ न कहता, लेकिन वो उसके दुख दिल को समय पर महसूस करती थी। वो शहरीन के साथ खुश नहीं था। वो जानती थी मुआज़ को बच्चे किस कदर पसंद है, लेकिन शहरीन फ़िलहाल बच्चों की झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती। वो उस पर भी सारी रात अपनी ऊपर बात को लेकर वो बुआ को टालता रहता था। लेकिन फिर उसकी जानलेवा एक्सीडेंट की खबर बुआ पर बिजली बनकर दौड़ी थी। लेकिन जब तक उन्हें यह खबर मिली थी, उससे पहले वो अपने हंसते खेलते मुआज़ को मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। कुछ दिनों बाद खबर मिलते ही वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उनके सामने पत्थर दिल मुआज़ था। बुआ ने उसके सामने मुआज़ की ज़िंदगी का तकलीफ दा वक्त खोल कर रख दिया था। रबील को दिल को भी तकलीफ ने चुपके से अपने हसार में लिया था। आज भी समुंदर ने खुली बाहों समेत उसे खुशामदीद कहा था। बड़े से पत्थर पर बैठकर उसे सिगरेट सिलगाई थी। आज जानबूझकर वो गुजरे 2 सालों में पहुंचा था। पूरे 2 साल बाद वो फिर से उसके सामने आ गई थी। उस बार उसे सामने देखकर मुआज़ अहमद फ़रूक का दिल चाहा उस औरत के साथ गुजरे वक्त को अपनी गुजारी ज़िंदगी से भी निकाल कर फेंक दे। उसका दिल घर जाने को बिल्कुल भी नहीं चाहता
चाह रहा था। उसी वक्त वो अजहर को अपने आने का बता कर लाहौर जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हुआ था। अजहर उसका दोस्त का राजदार था, लेकिन उस बार वो बुआ को अपने जाने का बताना भी नहीं भूला था। ए मुआज़ मियां, तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं और तुम सब पर सैर सपाटों को निकले हुए, अच्छी बात है ये। बुआ की मजीद सुने बगैर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। अब्बा अब्बा मेरी बात सुन अब्बा। वो मुश्किल लड़खड़ाती हुई उसके सामने आई थी, जो उसे देखकर मुंह फेरता उठ खड़ा हुआ था। सुम्मी दर्द की परवाह के बगैर उसके कदमों में जा गिरी थी। आज 1 हफ्ता हो गया था, अभी तक उसके जख्म नहीं भरे थे। जाहिद पिछले पिछले 10 दिनों से बाहर था। फयाज ने कह दिया था कि उसे आते ही जाहिद के साथ उसे चलता कर देगा। नजीबुल्ला पिछले 1 हफ्ते से उसे देखकर नफरत से मुंह फेर कर चला जाता था। आज वो उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा दी थी। अब्बा अब्बा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ। अब्बा मुझे जाहिद से शादी नहीं करनी। अब्बा अदा को मना कर दे। अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। उसके पैरों पर अपना चेहरा रखती बिलक बिलक कर रो दी थी। मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो उसका उसे अपना हर रिश्ता तोड़ता, उस पर नज़र डाले बगैर घर से पर का दरवाज़ा पार कर गया था। फिर सुम्मी भी किसी की परवाह किए बगैर अपना जख्म वजूद लिए उसके पीछे बाहर निकली थी। बीच सड़क पर उसने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़े थे। मैं मानती हूँ अब्बा, वो तेरी सबसे अच्छी नेक मैं जानती हूँ अब्बा, वो तेरी सबसे अच्छी नेक बेटी थी। सब मैं क्या किया अब्बा? उस दिन मैं उसे समुंदर पर छोड़ आई थी। नजीबुल्ला के दिल पर फिर से दर्द सा जागा था। वो साकत खड़ा था। मैंने सबसे कहा, वो घर से भाग गई। ऐसा नहीं था अब्बा, मैं अंधी हो गई थी। हाय मैंने ऐसा क्यों किया? सुम्मी अपने सर पर हाथ मारती ज़मीन उसके पैरों पर गिरी थी। घर के दरवाजे पर खड़ी परवीन की नज़र सामने उठी थी, जहाँ मोहल्ले की औरतें अपने गाल पीटती इस्तगफिरुल्लाह करती जमा हो रही थी। तौबा तौबा, कैसी मक्कार बहन है वो। भली वो लोग तो शक्ल से अल्लाह वाली मासूम लगती थी। सामने वाली ने अपने गाल पीटे थे। गली से गुजरते कभी उस बच्ची ने अपनी निगाह नहीं उठाई थी। हाय यार, न जाने कहाँ होगी। मुख्तलिफ अफवाहें, तभी तो कहते हैं अल्लाह से तेरे रिश्तों से बचाए। सबकी हकारत भरी नजरें ज़मीन पर गिरी। सुम्मी और दरवाजे पर खड़ी परवीन पर थी। नजीबुल्लाह, तूने ज़रूर कोई नेकी का काम किया था, तो तुझे राबी जैसी बेटी मिली थी। तीसरे घर वाली आला ने उसे देखकर कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा था। लेकिन क्या फ़ायदा खाला, कदर नहीं की हीरे जैसी बच्ची की। किसी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। नजीबुल्लाह की आंखों में मिर्चें भरने लगी थी। उसे आसमान की तरफ देखा था। वो कुदरत का इनाम ही तो थी जिससे वो गनवा बैठा था। उसने आंखें मींची थीं। आंसू पलकों की बात होते उसकी दाढ़ी में जासब हुए थे। सुम्मी की गिरफ्त से उसे पैर छुड़ाता वो लंबे लंबे डग भरता गली का मोड़ मुड़ गया था। उस बेहिया के रंग ढंग तो शुरू से ही सबके सामने थे। अब औरतों ने नीचे गिरी सुम्मी से नजर पर नजरें गाड़ी थी। अरे सुना है अपने पप्पी ज़ात के चक्करों में थी, लेकिन उसके लक्षण देखकर उसने इनकार कर दिया। उन औरतों को अच्छा तमाशा मिल गया था। सुम्मी गूंगी बहरी बनी ज़मीन पर गिरी हुई थी। चल अब अंदर चल कर मर। परवीन ने आगे बढ़कर उसे बांसों से पकड़ते हुए घर के अंदर फेंका था। अगले ही लम्हे घर का दरवाज़ा जोर से बंद किया था। तमाशा ख़त्म होते ही सब अपने अपने घरों को लौट गए थे। जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहे जलील करता है। सूरतुल अल इमरान। वो अपने आम से बंदे को बज़ाहिर दुनिया के सामने अपने ही बंदों के हाथों जलील करवाता है, तड़वाता है। लेकिन कौन जाने जिसको ये दुनिया धुतकारती है, तोड़ती है, उसे वो अपने दरबार में पनाह देता है। कौन जाने हर धुतकार पर वो अपने रब के यहाँ आला मुकाम पा रहा होता है। और वही तो होते हैं जिन्हें वो चुन लेता है, और जिन्हें दुनिया धुतकार देती है उन्हें ही तो वो चुन लेता है, अपने लिए ख़ास कर देता है। आने दो मुआज़ मियां को। उस बार उसके कान ना खींची तो हम भी उसकी बुआ नहीं है। वो उसकी से ये खबर मैनेजर के बजाय खुद देना चाहती थी। उसकी ज़हनी हालत के बायस अजहर उसे अपने साथ शुमाली इलाकात ले गया था। फिर वहाँ से वो दोनों मालदीव चले गए थे। बीच बीच में वो घर मैनेजर के ज़रिए अपने खैरियत की इत्तला भिजवाता रहता था। हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल की हालत अजीब होती जाती। बुआ की उसकी हालत देख देख कर हौल उठने लगे थे। बिटिया क्यों खुद को हल्कान करते? वो बदनसीब हो रही थी जिसके खून में वफा शामिल ही नहीं थी। मेरे बच्चे को अस्पताल के बिस्तर पर छोड़ कर चलेगी। अल्लाह का शुक्र है दफ़ा हो गई मेरी मियाँ की ज़िंदगी से। हाँ, थोड़ा सा नुकसान कर गई है, जिसे ठीक करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है मुआज़ मियां की ज़िंदगी में। अब और देखो, ये अल्लाह की रज़ा ही तो है तुम दोनों पर, जो वो नन्ना सा तोहफ़ा भी तेरे लगा है। तुम दोनों को खाओ पियो जान बनाओ। बदबक अब मियाँ की ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। जब से बुआ ने उसे शहरीन के बारे में बताया था, तब से उसे मुआरफ फ़रूक का ये रवैया समझ में आने लगा था। लेकिन साथ एक डर भी था। वो एक औरत का डसा हुआ था, और ऐसे मर्द किसी दूसरी औरत पर बहुत मुश्किल से एतबार कर पाते थे। बुआ उसका हद से ज़्यादा क्या रखने लगी थी। पता नहीं वो क्या करेगा। ये खबर जानकर उसे एक पल भी चैन नहीं आता। कभी सजदों में रो देती तो कभी हाथ उठाते ही दुआ के अल्फाज भूल जाने लगती थी वो। आज पूरे 1.5 महीने बाद उसने घर में कदम रखा तो बुआ उसे देखकर खुशी से रो पड़ी थी। बुआ ने उसके वजूद को अपने नातों बाजों में लिया था। मालूम है तुम्हें बूढ़ी बुआ का ख्याल है ना अपनी बीवी का? उन्हें रोते देखकर वो शर्मिंदा हुआ था। अब तो आ गया हूँ ना बुआ। मुआज़ की नज़रों ने बेखतर उसे ढूंढा था। सो रही है वो। तुम्हें अगर उस गरीब की ज़रा भी परवाह होती तो उस दिन उसे हाल
हमें बिल्कुल भी छोड़ कर ना चाहते मियाँ तुम। उसके नज़रों को भांप कर बुआ ने उससे लताड़ा था। अच्छा बुआ, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, आप ज़रा चाय पिलवाएं मुझे। वो उनसे अपना आप छुड़वाता अपने कमरे में भागा था। अंदर वो घुटनों की गर्द बाजू लपेटे बेड पर बैठी लर्स रही थी। आ गया है तुम्हारा शोहर, हम चाय बना रही है, जाकर दे आओ उसे। और हाँ बिटिया, अपना हुलिया ज़रा संवार कर जाना, इतने दिनों बाद शोहर घर आया, अच्छी तरह सज सवर कर उसे खुशखबरी दो जाओ। बुआ खुशी से नहाल होती उसके जर्द होते चेहरे पर नज़र डाले बगैर कमरे से निकल गई थी। कुछ सोचकर उसने खड़े होकर अपना आप शीशे में देखा था। वो बदबख्त तो बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती थी। मुआस मियाँ को बच्चों का बहुत शौक था। न जाने कैसे कैसे उसने मियाँ को तकलीफ पहुँचाई थी। और देखो रब ने कैसा कर्म किया है, बुआ के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। क्या पता बुआ सच्ची कह रही हूँ, अपने बच्चे का सुनकर वो ज़रूर खुश होंगे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा था। इतने दिनों के बाद उसे अपने रूबरू देखने का सोचकर ही दिल धड़कनों में तराश सा पैदा हुआ था। शीशे में नजर आते ही अपने अक्स को देखकर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। रेड एंड ब्लैक कलर कॉन्ट्रास्ट में उसका गंतमी रंग खिला खिला लग रहा था। लंबे बालों को अध खुला छोड़कर उसने होंठों पर हल्का सा पिंक ग्लॉस लगाया था। कानों में छोटे छोटे टॉप्स, गले में चेन के साथ उसे टॉप्स लगाया लॉकेट। तभी बुआ कमरे में आई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मियाँ तो अब कहीं नहीं जाएंगे, देखना। उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी थी। वो सुर्ख चेहरे के साथ सर झुकाकर मुस्काई थी। बुआ ने बेख्तियार अलमारी से न जाने कितने नोट निकाल कर उस पर वारे थे। लो ये कलाइयाँ क्यों सोनी है, ये डालो हाथों में। उन्होंने उसे दो कड़े और दो अंगूठियाँ पकड़ाई थी। बुआ ये सब वो शर्म से हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी। शोहर है तुम्हारा, हक है तो उसका तुम पर, अब लो चाय बन गई है, वो ये मिठाई भी ले जाओ। वो जो खड़ी हुई थी मिठाई का नाम सुनकर दोबारा से बैठ के उसके दिल की धड़कन अलग ले धड़क रही थी। बुआ आप खुद मुझे शर्म आ रही है। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई थी। बुआ उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी थी। उठो बिटिया, चाय ठंडी हो रही है। मियाँ ठंडी चाय नहीं पीते। उन्होंने ट्रे उसके हाथ में पकड़ाई थी। वो झिझकती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई थी। सामने खड़ा तौलिया से सर रगड़ रहा था। उस पर नजर पड़ते ही राबील के हाथों में ट्रे लर्जी थी। खटके की आवाज़ पर मुआज़ ने सर उठाकर उसे देखा, जहाँ वो तसबस के आलम में ट्रे पकड़े खड़ी थी। उसे नज़रअंदाज करता उसे बेड पर तौलिया फेंक कर शर्ट उठाई थी। राबील ने सर उठाकर उसे देखा था। वो जो अब शीशे के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, हिम्मत चाह करती सलाम करती अंदर दाखिल हुई थी। लहजा इतना धीमा था कि राबील के अपने कानों में भी मुश्किल सुना था। कामते हाथों से ट्रे को टेबल पर रखकर उसे फिर उसकी तरफ देखा तो मोबाइल के लिए बेड पर बैठ रहा था। ये चाय, अब वो कप उठाकर उसके सामने आई थी। उसने निगाहें उठाकर उसे देखा था। अचानक मुआज़ अहमद फ़रूक पर इदराक हुआ था कि पिछले 1.5 महीने से उसके दिल ने शिद्दत से उस मासूम बेरिया पुरनूर चेहरे को देखने की चाह की थी। एक दो पल वो उसके चेहरे से निगाह नहीं हटा पाया था। अपने चेहरे पर उसकी बेताब निगाह महसूस करके रबील का चेहरा शर्म हया से सुर्ख हुआ था। पलकें झुकती चली गई थी। रबील की दिल फ्रेब अदा हमेशा से मुआज़ फ़रूक को अपना दीवाना बना देती थी। अभी भी उसके चेहरे को करीब से देखने की चाह उसने रबील के हाथ से कप लेकर साइड टेबल पर रखा था। उसकी वालहाना नज़रों की ताब न लाकर उससे पहले कि वो पलटी, मुआज़ ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपने मुकाबले बिठाया था। अजीब बेखुदी का आलम था। वो पूरी जात से लड़ती थी। मुआज़ की बेताब बेखुद निगाहें उसके चेहरे के नक्श को जैसे चूम रही थी। ये शख्स पहले किसी और को चाह चुका है। उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबाया था। दिल का दर्द आंखों से बह निकला था। उसकी आंखों से निकलते आंसू टिप टिप करते गालों से होते उससे पहले कि नीचे गिरते मुआज़ अहमद फ़रूक ने उन अनमोल मोतियों को अपने होंठों से चुना था। रबील के होंठों से सिसकी निकली थी। इतने दिनों की जुदाई, तकलीफ़, अज़ियत, उसकी बेरुखी, मुआज़ अहमद फ़रूक का मोहब्बत में ठाया गया था। दुख अचानक क्या क्या उसे रुला गया था। जितनी शिद्दतों से वो रोती गई थी उतनी ही शिद्दत से उसके चेहरे के हर नक्श को चूमता। उसके आंसू को नहीं बल्कि उसके दुखों को अपने होंठों से चुन रहा था। खुद पर काबू ना पाते हुए वो उसके सीने से लगी हिचकी से रो दी थी। मुआज़ ने मोहब्बत से उसको खुद में समेटा था। वो 2-3 मिनट बाद रबील को अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो वो एकदम उसके हिसार से निकली थी। शर्म हया के बाद जिससे आंखें उठाना दोबर हुआ था। मुआज़ ने एक नज़र अपनी शर्ट को देखा था। तभी रबील ने अपनी पलकें उठाई थी। उसका चेहरा मज़ीद खुफत से सुर्ख हुआ था। उसकी शर्ट सीने के मुकाबले पर गिली हो रही थी, लेकिन दोनों की नज़र उसकी शर्ट पर लगे लव क्लॉस के निशान पर थी। वो सिटपटाती हुई एकदम उठी थी। मैं आपकी दूसरी शर्ट ला देती हूँ। आप वो मारे शर्म की ज़मीन में करती चाहती। उसे रबील के चेहरे के रंगों को दिलचस्पी से देखा था। न जाने क्यों वो आज उसे बहुत प्यारी लग रही थी। मुआज़ को उसके चेहरे पर आज अलग ही नूर बरसता न महसूस हो रहा था। नहीं ठीक है, मेरे आने की खुशी में बुआ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी है क्या? वो मिठाई के डब्बे को देखता पूछ रहा था। उसे एकदम ठहरो शर्म ने आ गया था। ये आप बुआ से पूछ लीजिएगा। वो कहकर कमरे से भागी थी। मुआज़ ने नफ़ी में सर हिलाते हुए चाय का कप उठाया था, जो कि यकीनन अब ठंडा हो चुका था। गहरा सांस लेता वो बेड से उठा था। बुआ ये मिठाई किस खुशी में? वो डब्बा लिए किचन के
दरवाजे से टेक लगाए पूछ रहा था, एलो मियाँ, तुम्हें बिटिया ने कुछ नहीं बताया? बुआ ने सर पर हाथ मारते हुए उस पर अफसोस किया था। आपकी बहू ने कहा आपसे पूछ लो। उसने डब्बा खोलकर गुलाब जामुन उठाया था। तुम्हारे आने के बाद से शर्म से लाल हो रही है मियाँ, खैर से खुशखबरी है। बुआ उसके करीब आई थी, वो भी चलता हुआ वापस लाउंज पे आया था। अंदर बैठी उसकी धड़कनों की गिरफ्तार तेज हुई थी। कहीं आपका हिंदुस्तान का टिकट तो कंफर्म नहीं हो गया बुआ? उसने गुलाब जामुन का टुकड़ा मुंह में रखते हुए संजीदगी से पूछा था। एलो, हम क्यों जाएंगे हिंदुस्तान, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। खैर से तुम बाप बनने वाले हो मियाँ। मुआज अहमद फरूक को लगा घर की छत उस पर आके रही हो। मुट्ठी को भेजकर उसने हाथ में पकड़े गुलाब जामुन का टुकड़ा मसला था। उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ था। अल्लाह ने करम किया है तुम पर मियाँ, अब अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करो। कब तक उस बदबख्त औरत के किए का बदला खुद से? बुआ उसकी हालत से बेखबर बोलती चाह रही थी। मुआज अहमद फरूक को अपने दिमाग की रग फटती महसूस हुई थी। बस कर दे। उसे पूरी कुव्वत से मिठाई का डब्बा सामने दीवार पर तेवर था। बुआ ने टहल कर अपना हाथ सीने पर रखा था। उसके धाड़ने पर वो भागती कमरे के दरवाजे पर आई थी। मियाँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा था। बस कर दे बुआ। वो उनका हाथ झटकता बड़ी मुश्किल से बोला था। रबील की पेट में गिरहें पड़ने लगी थी। उसे अपने दिल की धड़कनें रखती हुई महसूस हुई थी। बुआ, ये औरत ज़ात एतबार के काबिल ही नहीं होती। कहा था ना मैंने आपसे। वो धाड़ा था। जब नज़र कमरे के दरवाजे पर खड़ी उस पर पड़ी थी, वो आंखों में जुनून लिए एक ही जसद में उस तक पहुंचा था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? बोलो। उसे बेदर्दी से बाजू से पकड़ते हुए उसे झंझोड़ डाला था। मुआज, मियाँ क्या पागल हो गया? छोड़ो उसे। अरे मियाँ। बुआ ने उसकी मजबूत गिरफ्त से उसे निकालना चाहता, उसकी गिरफ्त में अधमोई हुई थी। हाँ, पागल हो गया हमें। उससे पूछें उससे किसका गुनाह है मेरे सर थोप रही है। उसकी बात पर पूरे लाउंज में एकदम सन्नाटा छाया था। रबील को लगा अगला सांस नहीं ले पाएगी। उसने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। मुआज मियाँ, बुआ का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। वह एकदम साकित हुआ था। हमें अफसोस हो रहा है, आज खुद पर अफसोस हो रहा है, अपनी तरबियत पर अफसोस हो रहा है। हाय, क्या मुँह दिखाएंगे हम तुम्हारे माँ बाप को? हाय। वो सर पर हाथ मारती रो दी थी। अफसोस मुझे खुद पर हो रहा है। मैं दूसरी बार बेवकूफ़ बन गया। एक अजियत थी जो उसके पूरे वजूद में सिरियत कर गई थी। उसने दोनों हाथों से अपने सर के बालों को जकड़ा था। अजीब जुनूनी अंदाज था उसका। मियाँ, तुम अभी होश में नहीं हो जो उस मसीम को बदबख्त बेहया औरत से मिला रहे हो? बुआ ने उसे अफसोस से देखा था। मुआज अहमद फरूक ने एक बार फिर मोहब्बत के इस हाथों शिकस्त खाई थी और अब की बार मासूमियत से वार किया गया था। लेकिन अब नहीं बुआ। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने बालों से हाथ हटाए थे। रबील ने ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश की थी। मेरी बात सुने बुआ, मैं उसका साया भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाहर निकाल बाहर करें इसे। वो एक नफरत भरी नज़र उस पर डालता पलट कर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा था। उसकी नफरत की निगाह ने रबील के रहे से ओसान भी छीने थे। वो धराम से नीचे ज़मीन पर गिरी थी। बिटिया, मेरी बच्ची। बुआ दीवाना वार से पुकारी। दरवाजे के बाहर उसे बुआ की चीखें सुनाई दी थी, लेकिन वो कठोर बना गाड़ी में जा बैठा था। बुआ, क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? मेरे लिए उसने खुशियाँ लिखी ही नहीं है। वो तकिए पर सर पटकती अपने नसीबों पर रो दी थी। चौकीदार अब करीबी हॉस्पिटल से डॉक्टर को ले आया था। बस बिटिया, डॉक्टर ने तुम्हें रोने से मना किया, मत रो बस मेरी बच्ची। बुआ ने नम लहजे में उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। मुझे मेरे रब की कसम है बुआ, ये बच्चा उनका है। बुआ, मैं कहाँ जाऊँगी बुआ? उसे सुकून नहीं मिल रहा था। मुआज अहमद फरूक ने उसके मासूम से दिल को ज़ख्मी कर दिया था। मुझे तुम पर यकीन है बेटिया, उस औरत ने बर्बाद कर दिया मियाँ को। क्या कहूँ मैं? वो रो दी थी। उनसे कहें मुझे अपने हाथों से मार दे, पर ऐसा ना कहें बुआ, अपने बच्चे के लिए ऐसा ना कहें। उसका गम कम होने में ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने सख्ती से परेशानी से दूर रहने को कहा था। ए मेरे मालिक रहम, उन्होंने मारे बेबसी के रब को पुकारा था। आज चौथा दिन था उसे घर से गए हुए था। आज सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसकी मजीद बिगड़ती हालत बुआ के हाथों पैरों फैला गई थी। रात के 12 बजे शाहद भी रही था। वो चौकीदार को बुलाने बाहर गई थी, तभी उसने लाउंज पर कदम रखा था। क्या हुआ बुआ, खैरियत तो है? उनकी उपतर हालत देखकर मुआज उनसे अपनी सारी नाराज़गी भूला था। मियाँ, बिटिया आंखें नहीं खो रही, वो तड़प कर बोली थी। मुआज के चेहरे के तासरा एकदम पथरीले हुए थे। ये अब तक घर में है बुआ? मैं इंतहाई नागवारी से बोला था। ए मियाँ, बीवी है तुम्हारी, कहाँ जाएगी? इस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वजहात से बोली थी, लेकिन वो उनकी बात काट गया था। बीवी नहीं, मुआज अहमद फरूक की गाली है वो मेरी तरफ से। बाढ़ में जाए। नफरत में डूबे अल्फाज अंदर कमरे में लेटी रबील के दर्द में इजाफा कर गए थे। बुआ, वो अपने दोनों हाथ में पेट पर रखती हुई कड़ाही थी। अल्लाह से डरो मियाँ। बुआ ने तड़प कर उसे देखा था। आज की रात के बाद मुझे उसका वजूद अपने घर में नहीं चाहिए, वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगा। वह तेज से कहता आगे बढ़ा था। दर्द हद से बढ़ने लगा था। उसे लगा कोई उसकी रूह खींच रहा है। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करती वो बेड से खड़ी हुई थी। मुआज मियाँ, उस पर नहीं तो बुआ पर रहम करो, मर जाएगी, उसकी हालत पर रहम कर लो। बुआ ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। नफरत मुझे औरत साथ से, उसकी हालत का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बुआ। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे उसका नापाक वजूद इस घर में नहीं चाहिए। वो चिल्लाया था। कमरे से किसी की गिरने की आवाज़ आई थी। बुआ तड़प कर अंदर भागी थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर दरवाजे पर ही टहल कर रुकी थी। वो ज़मीन पर दोहरी होती दर्द से तड़प रही थी। बिटिया, हम हिम्मत करो,
बुआ ने उसे सीधा करना चाहा, लेकिन उनकी कमज़ोर बाजुओं में इतनी ताकत कहाँ थी कि दर्द से मचलते उसके तड़पते वजूद को सीधा कर पाती। अचानक बुआ की नज़र फर्श पर बहते खून पर पड़ी थी। या अल्लाह रहम, उनका दिल दहक से रह गया था। उसका सर एहतियात से ज़मीन पर रखकर वो कमरे से बाहर भागी थी। उन्हें उसकी सारी ज़िंदगी बचाने उसके लिए सिर्फ एक कोशिश करनी थी। उन्होंने उसके कमरे का दरवाज़ा तकरीब पीट डाला था। इंतहाई नागवारी से उसका दरवाज़ा खोला था। उससे पहले वो कुछ कहता, बुआ ने अपना दुपट्टा उसके पैरों पर रखा था। मुआज़ मियाँ, हमने आपको जन्म नहीं दिया, दूध भी नहीं पिलाया, लेकिन आज तक तुमसे अपने रातों के जागने का हिसाब मांगते हैं। हम उसको सिर्फ अस्पताल ले जाओ, हम वादा करते हैं हम उसे वापस इस घर में नहीं लाएंगे। वो बुदक कर पीछे हुआ था। बुआ ऐसा नहीं करे, उसने अपने उन्हें बाजू से थाम कर उठाया था। वो मर जाएगी उसे। उन्होंने अब उसके आगे अपने बूढ़े हाथ जोड़ दिए थे। उनके खून से भरे हाथ देखकर वो ठिठका था। उन्हें वहीं छोड़कर वो भागता हुआ नीचे गया था, लेकिन उसे दरवाजे पर ही रुक जाना पड़ा। वो अपने ही खून में नहाई हुई थी, न जाने क्यों। एक पल को मुआज़ अहमद फ़रूक का दिल रुका था। अगला लम्हा ज़ाया किए बगैर वो उसे अपने बाजों में उठा चुका था। मेरा बच्चा, ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके होंठों से टूट कर निकले थे। अगले ही लम्हे वो होश की दुनिया से बेगानी हुई थी। वो उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा कर उल्टे कदमों वापस गाड़ी में आ बैठा था। अचानक नज़र उसके खून से रंगी अपनी शर्ट पर गई थी। दिल क्यों उससे वापस हॉस्पिटल जाने का कह रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने दिल के मुकाम पर उसके लिप ग्लॉस के निशान पर पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसका शर्माया पुरनूर रूप आया था। वो ठीक नहीं थी। उसे उसके सामने ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो ज़ाहिर खान लहजे में जैसे खुद को बावर करवा गया था। उसके धोखे को याद करके उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। बिटिया कैसी है? बुआ नर्स को ऑपरेशन थिएटर से निकलते देखकर उसकी तरफ बढ़ी। देखें, खून बहुत ज़ाया हो गया, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अब उनके हस्बैंड को कॉल कर ले। वो अचरज में बोलती रुकी नहीं थी। ऐ अल्लाह करम रहम मालिक। बुआ लड़खड़ाती हुई बेंच पर गिर सी गई थी। उनके पास तो फ़ोन भी नहीं था। वो जिसे कॉल कर रही थी उसका नंबर याद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। कॉल करती भी तो वो नहीं आता। वो उसे जानती थी, वो नहीं आता। उनके कामते लबों से अनगिनत दुआओं के साथ आंखों से बेहिसाब आंसू जारी थे। उसे सुबह होने को आई थी। वो कब से समुद्र पर आती जाती लहरों पर नज़र जमाए हुए अपने साथ हुए तकदीर के मजाक को सोच रहा था। आज भी वो तकलीफ में वो लम्हे उसके जहन के पर्दे पर लहराया था। 2 साल पहले उस हॉस्पिटल के बेड पर जब डॉक्टर ने उसे रूह फरसा खबर सुनाकर उसकी ज़ात का मान छीना था। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, वो दो टोक अंदाज में बोली थी। बिस्तर पर पड़े मुआज़ अहमद फ़रूक के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर थे। यकीनन अगर वो खुद से बैठने की हिम्मत भी कर सकता तो अपनी प्यारी बीवी की ज़ुबान से ऐसी गैर मुतवक्का बात सुनने के बाद वो चंप कर मार कर उठ बैठता। तुम हैरत की जगह अब सदमे ने ले ली थी। देखो, ज़्यादा इमोशन जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। शहरीन का लहजा हर एहसास से आ रही था। अब कि वो बोला तो उसे भी अपना लहजा सर्द लगा था। क्या मैं डिसेबल हो चुका हूँ? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे किसी और के बारे में बात कर रहा। नहीं, फिजिकल तुम बिल्कुल ठीक हो। ये एक्सीडेंट बहुत शदीद था। तुम्हारी जान के साथ साथ पैर भी बच गए हैं, शुक्र करो। लेकिन उसके बावजूद तुम अब भी मुकम्मल नहीं रहे। कभी भी कोई औरत तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी। वो बेतरतीब से बोल रही थी। उसकी आखिरी बात पर उसकी हैरत सदमे में बदली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ? शीरी बोलो, और तुम इस हालत में कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? तुम मेरी बीवी हो, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मेरे असियत के वो अब चीखा था। मैं कोई वफा की दीवी नहीं हूँ तो तुम पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन ना आए। तुम डॉक्टर से कंफर्म कर लो। शहरीन बेनियाज से बोलते डॉक्टर को बुलाने चलती थी। आपके ऑपरेशन के वक्त सेंटर को डॉक्टर के साथ भी उनका स्टेट मदद करा था। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल नाजुक थी। अब हमें अफसोस से कहना पड़ेगा कि आप अब कभी बाप नहीं बन सकेंगे। आज उस जो जनरेटर डॉक्टर ने उसकी कान में शीशा पिघलाया था। डॉक्टर कोई तो ट्रीटमेंट होगा यहाँ तो न बाहर। मैं महंगे से महंगे इलाज कराने को तैयार हूँ। वो उम्मीद से पूछ रहा था। आई एम सॉरी, आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है मुआज़ साहब। डॉक्टर उस पर तरहम भरी निगाह डालता चलता बना था। अहमद, कोई भी औरत औलाद के बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो सफाकी से बोलते उसे तड़पा गई थी। शीरी, हम लंदन अमेरिका जाएंगे। मैं ट्रीटमेंट। शहरी ने तेज़ी से उसकी बात काटी थी। तुमने सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते और मुझे बच्चा चाहिए। वो उसका दिल चीर गई थी। हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। तुम खुद ही तो कहती थी कि तुम्हारा फिगर ख़राब हो जाएगा। शीरी, वो किसी तरह भी उसे बना लेना चाहता था। मैं किसी और के बच्चे को पालूंगी? नेवर, कभी नहीं। वो अपने मगरूर अंदाज में बोली थी। उसके सामने उस खुद गर्द होता उसका अक्स बंद लाया था। उसे लगा वो अब कभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। तो शीशे में अपना आप देखने के भी में हिम्मत नहीं चाहिए थी। और उसका एतमाद उस औरत ने तोड़ा था। उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत थी। दूसरे दिन खामोशी से उसने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए थे। उसकी बीवी ने खुद उससे साइन करवाए थे। तुम अब भी बहुत खूबसूरत और अमीर हो, लेकिन मेरा एक मशवरा है, किसी औरत की ज़िंदगी ख़राब मत करना। उसके अल्फाज आज भी मुआज़ अहमद फ़रूक के अंदर आग से भड़काते थे। और अब रबील की हालत उसके अंदर गम और गुस्से का लावा फिर से उजाला कर रखा था। उसे ज़ोर से पत्थर पानी में फेंका था। घड़ी पर निगाह डालते ही वो चौंका था। सुबह के 7:30 बज चुके थे। वहाँ बैठे शिकस्ता कदमों से चलता हुआ वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा था। जब उसकी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी, लिफाफे पर पड़ी थी जो अभी भी घर आते उसे चौकीदार ने दिया था। उस पर दर्ज हॉस्पिटल का नाम पढ़कर उसने एक पल को आंखों को बंद करके खोला था। असर की बात समझाने पर 2 साल बाद टेस्ट करवाने पर आमादा हुआ था।
अब वो रिपोर्ट उसके सामने पड़ी थी। उसने रिपोर्ट उठाकर उसके दो टुकड़े किए थे। जब भी मोबाइल के बजने से गाड़ी में ताश पैदा हुआ था। लाशौरी तौर पर उसका दिल बुआ का कॉल के इंतजार कर रहा था, न जाने वो कैसी होगी। रिपोर्ट को फ्रंट सीट पर फेंक कर उसने जल्दी से मोबाइल चेक किया था। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर उसने खुद को संभाला था। हाँ बोल यार, वो खुद पर काबू पाता बोला। तूने रिपोर्ट चेक की? अजहर ने छूटते ही पूछा था। नहीं, उसका लहजा सपाट हुआ था। चेक कर ले, वो संजीदगी से बोले। तो अब भी अपने बिगाड़ की जिद में उड़ा था। तुझे जब पता है कि वो बेजारी से बोल रहा था जब अजहर ने उसकी बात करी थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुझे नहीं पता। अब एक बार चेक कर ले, मेरी जिद पर ही सही। वो अब भी जिद लहजे में बोलता उसे ताव दिला गया था। फाड़ कर फेंक चुका हूँ मैं। बोलने के साथ ही उसने रिपोर्ट के दोनों टुकड़ों को खिड़की के बाहर समंदर की तेज़ हवाओं के सुपुर्द किया था। मैं जानता था तो ऐसा ही करेगा सर। और कुछ भी बोल रहा था, लेकिन वो कॉल ड्रॉप करके गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। कुछ लम्हों बाद उसे व्हाट्सएप पर के बाद दीगरे 2-3 मैसेजेस आए थे। वो नज़रअंदाज करता गाड़ी चलाता रहा। सिग्नल पर गाड़ी रोककर उसे मोबाइल उठाकर देखा था। सर के मैसेजेस थे। बेध्यानी में उसके मैसेजेस खोल गया था। किसी पेपर की तस्वीर थी। उसने बेदिली से मोबाइल बंद करके रखना चाहा। जब नज़र सबसे नीचे लिखी तहरीर पर पड़ी थी, वो वही रिपोर्ट थी जो अब कुछ ही देर पहले वो फाड़ कर फेंक चुका था। लेकिन उस पर लिखी तहरीर उसने पेशेंट नेम के गौर से देखा था, जहाँ वाज़ेह तौर पर मुआज़ अहमद फ़ारूक लिखा हुआ था। उसके सर पर आसमान गिर पड़ा था। सिग्नल खुल चुका था। पीछे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा बच्चा, तर्ज में डूबी आवाज़ उसके कान में गूंजी थी जब किसी ने गाड़ी की खिड़की को ज़ोर से बचाया था। ओ भाई, पीछे सड़क पर गाड़ी रोकी है, पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। वो चौंकता हुआ गाड़ी को आगे बढ़ा गया था। अब गाड़ी का रुख सम हॉस्पिटल की तरह था। मेरे आने की खुशी में बुआ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी है क्या? उसके शर्मीले अक्स के उसकी आंखों के सामने लहराया था। ये आप बुआ से पूछ लीजिएगा। उस वक्त उसके चेहरे पर हया के अनोखे रंग थे। मियाँ तुम अब होश में आए, अब में नहीं हो। जाओ उस मासूम उस बहुत बेहया औरत से मिला रहे हो। बुआ की आवाज़ पर उसने एक हाथ से अपने सर के बाल को जकड़ा था। क्या हो गया था उससे? अजियत थी। उसने आंखें मेज कर खोली थी। वो मर जाएगी, उसकी हालत पर रहम कर लो। लेकिन उस वक्त वो फ़िरौन बना हुआ था। मेरा बच्चा। उसके आस पास आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। बेख्तियार उसका एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा था। हॉस्पिटल के कमरे के दरवाजे पर रुककर उसने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की थी, लेकिन अंदर से आती आवाज़ पर वो ठिठका था। मेरा बच्चा, बुआ मेरा बच्चा। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। किसी अनहोनी के ख्याल से मुआज़ अहमद फ़ारूक के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। सब्र करो बिटिया, सब्र। बुआ की रोती हुई आवाज़ उसके बदतरीन खदशात की तस्दीक कर चुकी थी। मुआज़ का दिल चाहा ज़मीन पर ठहर वो उसमें समा जाए। उसकी ज़िंदगी की पहली खुशी थी जिसके लिए वो इतना तरसा था। उसने अपने हाथों से अल्लाह ऊपर देकर उसे धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा था। नहीं, मुझे मेरा बच्चा ला दें बुआ। बुआ की आवाज़ों में मचल रही थी। नर्स ने मुश्किल उसे काबू करते हुए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसने गर्भ से आंखें मीची थी। दाएं आंख से निकलता आंसू उसके गाल पर आ गिरा था। और उन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है। अब ये कुछ घंटे से आराम से सोई रहेंगी। डॉक्टर बुआ से कहती आगे बढ़ी थी, लेकिन उसे दरवाजे पर खड़े देखकर वो रुकी थी। आप इनके? मुआज़ ने अपनी आंखें साफ़ की थी। मैं हस्बैंड हूँ इनके। वो खुद को संभाल चुका था। बुआ ने बेख्तियार चौंक कर उसे देखा था। वो बुआ को नहीं बल्कि बेड पर लेटे वजूद को देख रहा था। कुछ घंटे पहले वो पुरनूर रूप उसके सामने थी। वो अब सफ़ेद चादर में लपेटी जिंदा लाश हो जैसे उसके शर्ट पर लगे खून को देखकर बुआ की आंखें भर आई थी। आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ, वो पेशा वराना अंदाज में कहती कमरे से बाहर निकली थी। वो भी उल्टे कदम उसके पीछे चल दिया था। वो आंखों पर दुपट्टा रखे रो दी थी। आपकी वाइफ का ऑलरेडी मिसकैरेज हुआ है और अर्ली मिसकैरेज हुआ और वजह स्ट्रेस है। इस हालत में औरत को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाता है, वरना मदर और बेबी दोनों की हालत और लाइफ की पर ख़तरा हो सकता है। ये तो वैसे भी बहुत वीक हैं। अगर मैं आपके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं तो बेहतर है वो पहले वो सॉर्ट आउट कर लें, फिर बेबी प्लान करें। वो डॉक्टर के लहजे में तंबीह थी। वो क्या कहता, उसका सबका ज़िम्मेदार वो खुद था। बहरहाल मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ, पेशेंट को बाकायदगी से खाना और दूसरी बात उनका ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का कोशिश करें ताकि वो उस मेंटल ट्रोमा से निकल सकें। और ये काम हस्बैंड से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। वो मुस्कुराई थी, लेकिन मुस्कुरा भी नहीं सका था। 2 दिनों से वो उसके सोने का पूछ कर दरवाजे से उसकी एक झलक देखकर वापस पलट जाता था। उसका टूटा बिखरा रूप देखकर बुआ का कुछ पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। कैसी है बुआ? वो उसे खुद अपना लहजा अजनबी लगा था। मौत की तमन्ना करने वाले कैसे होते हैं मियाँ? सवाल पर सवाल आया था। उसकी सख्ती से आंखें मीच कर दांत पर दांत जमाए। तुमने उसे वो जख्म दिया है मियाँ जिसको बढ़ने में वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी अब दुआ में हमारी दुआ है बिटिया का जख्म जल्द ही बढ़ जाए। कुछ कहे बगैर वो पलट गया था। ज़रूरत की हर चीज़ बुआ के कहने से पहले ही कमरे में पहुंच जाती थी। उसे VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और 2 दिन बाद उसे घर ले जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन वो वापस उस घर में जाने को राज़ी नहीं थी। ड्यूटी पर मौजूद नर्स इतना तो समझ गई थी कि मियाँ बीवी में कोई नाराज़गी है। वो उसे उसकी सोने जागने की औकात पूछता था। अभी भी नर्स उसके सामने देखकर बताया था। वो बिल्कुल चुप होकर रह गया था। फिर कुछ सोचकर उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। बुआ, मैंने कह दिया है मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। हटली अंदाज
तुम्हारी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, क्यों ज़िद कर रही हो? बुआ ने समझाना चाहा। मेरा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है बुआ। जो ताल्लुक बनाना चाह रहा था उसे तो उस दुनिया में आने से पहले ही तस्लीम नहीं किया गया। आपकी आवाज़ भर आई थी। मुआज़ अहमद के दिल पर किसी ने छुरी रखी थी जैसे। मेरा बच्चा बुआ मर गया, मेरा बच्चा चला गया, अब मैं उस घर में क्या क्यों जाऊँ को कि अब वो चीखती चिल्लाती नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो फिर तर से रो दी थी। बुआ ने उसे खुद में समेटा था। दरवाजे पर खड़े मुआज़ अहमद फ़ारूक की आंखें जलने लगी थी। वो बलटा था, बस कुछ दिन वहाँ रह लो, फिर हम खुद तुम्हें छोड़ आएंगे जहाँ कहोगी। बुआ की बात मान लो। उसकी दबी दबी सिसकियाँ उसके अंदर असलियत की बढ़ा रही थी। वो बगैर रुके तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। खुद आने के बजाय उसने ड्राइवर को भेजा था जो उन दोनों को घर छोड़ आया था। मुझे मुआज़ अहमद फ़ारूक का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए। वो 2 साल बाद उसी हॉस्पिटल में खड़ा था जहाँ उसे एक्सीडेंट के बाद लाया गया था। सॉरी सर, हम इस तरह से किसी भी पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड नहीं देते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। रिसेप्शनिस्ट ने शाइस्तगी से इनकार किया। मैं मुआज़ अहमद फ़ारूक हूँ। उसने अपना INIC काउंटर पर फेंका था और मेरे बारे में झूठी रिपोर्ट बनाने के जुर्म में मैं इस हॉस्पिटल पर केस कर सकता हूँ, समझे तुम लोग? उसकी आवाज़ कदरे बुलंद हुई थी। आसपास के लोग मतवज्जा हुए थे। तभी कोई हॉस्पिटल मैनेजर को बुला कर लाया था। सर आप आराम से बात करें। इस तरह शोर करके उससे पहले कि बात पूरी करता मुआज़ उसका गिरबान थामा था। आराम से? डैम इट, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी उस एक छोटी रिपोर्ट से, और तुम मुझे कहते हो मैं आराम से बात करूँ? इससे पहले कि वो उसे 2-4 मुक्के मारता वार्ड बॉय और डॉक्टर्स ने उसे मुश्किल काबू किया था। तुम लोगों की झूठी रिपोर्ट की वजह से मेरा बच्चा मर गया। मैं इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। उसके बड़े पपड़े अंदाज पर हॉस्पिटल के सीनियर अमले को बीच में आना पड़ा था। अब वो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स के सामने बैठा था। आपका केस डॉक्टर नईम ने हैंडल किया था। एक सीनियर डॉक्टर की तरफ इशारा किया गया था। वो कमोपेश 50 साल के होंगे। मौत ने बकौर उनकी तरफ देखा। जी मैंने ही इन्हें ऑपरेट किया था। बेटा आप मुझे गौर से देखें और बताएं, क्या मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सीडेंट के बाद आप कभी बाप नहीं बनेंगे? वो एतमाद से पूछ रहा था। उसने अपने जहन पर जोर दिया था। वो डॉक्टर उसी का हुक्म था। उसने कहा था वो सीनियर डॉक्टर को असिस्ट कर रहा है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो कोई जूनियर डॉक्टर था जो उन्हें असिस्ट कर रहा था। उसी ने मुझसे वो तकलीफ महसूस करके चुप हुआ था। उसकी हालत देखकर वो वहाँ मौजूद एक शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पानी के गिलास से, डॉक्टर नईम आपको असिस्ट करने कौन कर रहा था? मैनेजर ने उसकी मेडिकल फाइल खोलकर पूछा था। डॉक्टर फिरोज़। उसके बताने पर सब ने एक दूसरे को वो देखा था। आपके साथ जिसने वो घनावा मजाक किया है वो डॉक्टर फिरोज़ था, और हमें बहुत बाद ये पता चला था कि वो लोगों से पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट्स बनवाता था और उस काम में अमले के बहुत से लोग उसके साथ मुलव्वस थे। एक दिन वो पुलिस से भागे किसी जख्मी डाकू के हाथ छिड़ गया था जो कि किसी खतरनाक गैंग का लीडर था। उससे इलाज करवाने के बाद उन्होंने पहचान के खौफ से उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये देखें कि ये है आपके मुजरम का भयानक इंजाम। डॉक्टर नईम ने उसके आगे पुराने न्यूज़पेपर और कुछ तस्वीरें रखी थी। वो बिलाशुबा वही डॉक्टर था। शहरीन, तो क्या शहरीन इस घिनौने फेल में उसके साथ बराबर की शरीक थी? और बिटिया जब मामला ज़िंदगी का हो तो सेकंड ओपिनियन दूसरे राय ज़रूर लिया जाता है। डॉक्टर नईम के कहने पर वो खामोश रह गया। यही संगीन गलती हुई थी उसे दांत पर दांत जमाए मुट्ठी का सख्ती से भेजा था। उसे शहरीन को बहुत ढूंढा था। कहीं से उसे पता चले कि वो आजकल किसी सेठ के साथ दुबई गई हुई थी। शिकस्ता दिल शिकस्ता कदम वो लिए वो उस कमरे के दरवाजे पर आ रुका था। थोड़ा सा पी लो बिटिया, कमज़ोरी कैसे जाएगी, वरना बुआ ने चम्मच उसके मुंह के पास किया था। नहीं बुआ, और नहीं पिया जाएगा, उसने बेजार से कहते हुए होठों को सख्ती से बंद करके मुंह दूसरी तरफ मोड़ा था। ठीक कैसे होगी फिर तुम, कुछ तो खा पी लो। बुआ ने फिर से उसके मिन्नत की थी। खाकर क्या करूँगी बुआ, मेरा तो अब जीने का भी दिल नहीं करता। टूटा हुआ लहजा, ऐसे नहीं कहते बिटिया। बुआ ने उसे टोका था। अब कुछ कहे बगैर वो वापस पलट गया था। 2 दिन गए हो गए थे। वो उससे बात करने की हिम्मत की चकचा करते, न जाने कितनी बार कमरे के दरवाजे से पलट जाता था। आज हिम्मत करके वो बुआ के कमरे में आया था। बेड खाली था। वो शायद वॉशरूम में थी। खटके की आवाज़ पर उसे सर उठाया। वो सर चुके वॉशरूम से निकल रही थी। वहाँ से दुख भरी नज़र उसकी कमज़ोर निठार और वजूद पर डाली थी। अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। सहारे के लिए उसने दीवार को थामा था। जब उसने आंखें पढ़ कर उसे अपने बाजू के हिसाब में लेना चाहता, रबीर ने सर उठाया, पर सामने उस दुश्मन ने चाह को देखकर एक तुम बुदक कर पीछे हुई थी। हाथ नहीं लगाइएगा मुझे। उसने उसका हिसार तोड़कर फिर से दीवार को थामा था। तुम गिर जाओगी रबीर। उसने फिर से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। मैं गिर गई हूँ। आपने मुझे मेरी नज़रों इसमें ऐसे गिराया है कि शायद अब कभी ना उठ सकूँ। वो भराए हुए लहजे में चाहते हुए भी शिकवा कर गई। उसे सामने देखकर अबीर को फिर से कोई वही जाने कनी का एहसास महसूस हुआ था। गहरे गहरे सांस लेती वो लड़खड़ाई थी। तुम पहले यहाँ बैठो प्लीज़। उसके सुने बगैर वो उसे गोद में उठा चुका था। छोड़े मुझे, छोड़े। वो उसके गोद में मछली थी। मुआज़ से कीमती गुड़िया की तरह बेड पर बिठाया था। मत छुए मुझे, मत अजियत दे मुझे, फिर से मत आए मेरे सामने, चले जाए। वो चिल्लाती हुई उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ गई थी। एक बार मेरी बात सुन लो। वो बेबसी कहता उसके पास ही बेड पर बैठ गया था, लेकिन वो बुदक कर पीछे हुई थी। जब मेरे घर पर आने वाले मुझे खुले समुद्र में छोड़कर चले गए, जब उस लड़के ने मुझे पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसे दावत दी थी, तो वाकई आपको भी मुझे वैसा ही समझाना
چاہے تھے کہ میں آپ کے نکاح میں ہو کر کسی اور کے اس سے پہلے کہ وہ بہت بری کرتی. معاذ سے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے معاذ کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے اپنے ہونٹوں میں سے ہٹایا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب مڑ پڑا تھا. میں نے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا تھا اپنے لیے، اور آپ اب اچانک میری زندگی میں ایک مہربان فرشتے ہی کی طرح آئے تھے. وہ اسے دیکھ کر بغیر بول رہی تھی. معاذ ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس کے آنسو معاذ کے اندر کی تکلیف کو بڑھا رہے تھے. لیکن آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا. صحیح کہا تھا آپ نے، آپ کے ساتھ زندگی آسان نہیں ہوگی. مجھے اسی سمندر میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. وہ گھٹنوں میں سردی بلک بلک کر روتی. معاذ نے آنکھیں میچی تھی. کچھ نہیں بچا میرے پاس، نہ عزت نہ میرا بچہ. وہ سر کو دائیں بائیں کرتی اپنے دکھوں پر تڑپ رہی تھی. معاذ احمد فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں سے گریبان میں جذب ہوئے تھے. وہ تو تب ہی بھی نہیں رویا تھا جب شہریل لائق نے اس کی محبت کو اس کے منہ پر مارتی ہسپتال کے بستر پر اسے کسی اور کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی. شہریل لائق کے تحفے میں دی گئی بے اعتباری سے ربیل کے ماتھے پر سجانی چاہی تھی. اس نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے بکھرے وجود کو سمیٹ لیتا. اچانک وہ سر اٹھا کر اس کی طرف بڑھی. ربیل میں معاذ سے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے، لیکن اسی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے اس کے سامنے باندھ دے. میں چلی جاؤں گی اپنا ناپاک وجود لے کر آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے. مجھے بس کچھ دن دے دیں، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ میرے سامنے مت آئے. آپ کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ کو جب دیکھوں گی مجھے یہاں درد ہوگا. اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھتی وہ سسکی تھی. معاذ کو اپنا وجود سے گھن آئی تھی. ربیل مجھے بس ایک موقع دو، میں سب ٹھیک ہو. وہ بے بسی بول رہا تھا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی. آپ نے مجھ سے میرے ہونے کا مان میرا بچہ چھین لیا. کیا ٹھیک کریں گے آپ؟ اب وہ بحثیانی انداز میں کہتی. ایک دم سے اس کا گریبان تاب گئی تو وہ پتھر سا ہوا تھا. بولے میرے پاس کوئی نہیں تھا اس کے سوا. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ کو اس پر ذرا رحم نہیں ہے؟ آپ نے میرے بچے کو گالی دی، وہ سہ نہ سکا، چلا گیا. وہ ظالم ہے. آپ ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتی اس کے سینے پر مکہ برسانے لگی تھی. اس نے اس کے ہاتھ نہ روکے تھے. وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے مار کھاتا رہا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی تسلی دے پاتا. کہتا بھی کیا؟ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ. ہاں وہ تو ایک بچے کا قاتل تھا. وہ اپنے ڈھال ہونے لگی تھی. میں ہار گئی. میں آپ سے محبت کرتے کرتے میں ہار گئی. تھک ہار کر ربیل نے اسی کے سینے پر پیشانی ٹکائی تھی. معاذ احمد فاروق کو آج خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی. میں ہار گئی. میری محبت ہار گئی. اپنی محبت کا ماتم کرتے کرتے اس کی آواز کم ہوتی بالکل بند ہوئی تھی. وہ اس کے سینے سے لگی بے دم ہوئی تھی. تو یہ تھا آج کے ناول کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ کا. کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جس سے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.